हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर लगाई मुहर। खरीफ की 14 फसलों पर कुल लागत का 1.5 गुना से अधिक समर्थन मूल्य दिए जाने को मंजूरी। एमएसएमई सेक्टर को 20,000 करोड़ रुपए लोन पर भी लगी मुहर। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में आज से अनलॉक 1.0 का पहला चरण शुरू। ग्रीन व ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ शर्तों के साथ सभी गतिविधियों की होगी अनुमति। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा। अब तक 4,891 लोग हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर हुई 59.71%। और प्रदेश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ दी कई छूट। राज्य सड़क परिवहन निगम ने आज से पूरे प्रदेश में बसों का संचालन सामान्य रूप से किया शुरू। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़े फैसले किए गए जो अहम हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल की कुल लागत का 1.5 गुना रखने का वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 2020-21 के लिए 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। किसान को ब्याज में छूट और अदायगी में मोहलत का फायदा मिलेगा। ब्याज में 2% और अदायगी में 3% का फायदा होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में संकट में फंसे एमएसएमई को इक्विटी सहायता देने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की सहायता के प्रावधान पर मुहर लग गई है। इससे 2 लाख संकट में फंसे एमएसएमई को फायदा होगा। ये ब्याज छूट योजना भारत सरकार की है। बैंकों का ब्याज हम लोगों को मालूम है कि 9% है। भारत सरकार 2% की अपनी तरफ से सब्सिडी देती है, तो 7% ब्याज पर किसान को कर्ज मिलता है। और अगर किसान समय पर उसको चुका दे तो 3% की सब्सिडी उसे और मिलती है। तो ऐसे कुल मिला के अगर समय पर किसान अपना फसली ऋण चुकाने में सफल होता है तो किसान को 4% ब्याज पर कर्ज मिलता है। इस बार आपको ध्यान है कि 31 मार्च भी लॉकडाउन की स्थिति में था, तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि 31 मई तक शायद ये ठीक ठाक स्थिति आ जाएगी, लेकिन अभी भी सामान्य स्थिति नहीं है। और इसलिए पहले चरण में 31 मई तक उनको छूट दी थी कि वो अपना पैसा जमा कर दें, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति है कि कई जगह खरीद का काम भी चल रहा है, कई जगह बैंक में जाना थोड़ा दुर्लभ ही हो रहा है।
इसलिए किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया है। बहुत बड़ी राहत है। गत वर्ष का भी अगर हम देखेंगे तो सब्सिडी के रूप में 28,000 करोड़ रुपया किसानों के हित में इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर किसान की जेब में जाता है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में संकट में फंसे एमएसएमई को इक्विटी सहायता देने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की सहायता के प्रावधान पर मुहर लग गई है। इससे 2 लाख संकट में फंसे एमएसएमई को फायदा होगा। कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के एमएसएमई की भूमिका को शीघ्र पहचान लिया। इसलिए एमएसएमई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया था। इस पैकेज के तहत एमएसएमई क्षेत्र को न केवल पर्याप्त आवंटन किया गया है, बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के में कार्यान्वयन को भी प्राथमिकता दी गई है। एमएसएमई क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और अधिक नौकरियां पैदा करने में भारत में मदद करेगा। जो एमएसएमई संकट में है, उनको इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। इससे 2 लाख ऐसे जो संकट में है ऐसे एमएसएमई को फायदा होगा। कैबिनेट की इस बैठक में रेहड़ी, पटरी और ठेले वालों के लिए एक विशेष ऋण योजना की भी घोषणा हुई है। इससे रेहड़ी, पटरी, ठेले वाले, छोटी दुकान वाले, सड़क पर माल बेचने वाले लोगों की क्षमता बढ़े और उनका काम चले, इसके लिए अधिक लोन दिया जाएगा और ये योजना लंबी चलेगी। इससे 50 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। अब ये जो फंड ऑफ फंड हमने जो क्रिएट किया हुआ है, ये बहुत ही आधार पर जो कमजोर एमएसएमई है, जो आर्थिक दृष्टि से एनपीए अकाउंट हो गया है, बंद पड़ी हुई है, उनके कारण सबसे बड़ा इसका रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए उसका उपयोग होगा। उससे वो इंडस्ट्री वायबल हो जाएगी। ये डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड जो बनाया गया है, ये 4,000 करोड़ का है, जिसके लिए आज अनुमति मिली है। अब ये 4,000 करोड़ में आपको पता होगा कि एमएसएमई की कोई भी स्कीम जो बैंक लोन देती है, तो पहले भारत सरकार, हमारा विभाग अगर 1 लाख करोड़ का अगर लोन देती है, तो उससे 1.5% यानी 1,500 करोड़ हम लोग CGTMSE करके एक इंश्योरेंस ट्रस्ट है, हम उसमें पैसे भरते हैं और वो 75% लोन की गारंटी लेता है। तो ये जो 4,000 करोड़ रुपए है, ये जो फंड मंजूर हुआ है, इसको वैसे 10 गुना होना चाहिए, पर ये स्ट्रेस एसेट है, एनपीए में आए हैं, रिस्क है थोड़ी, तो 5 गुना करके ये होगा 20,000 करोड़ का। और ये 20,000 करोड़ का फंड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जिस एमएसएमई की ऋण जो है, इसको उनको हर जो अड़चन में आई है, प्रेजेंटली जो हमारे एनपीए के नॉर्म्स है, इसमें रिस्ट्रक्चरिंग हो नहीं सकता क्योंकि पॉलिसी में ये बैठते नहीं। तो उस यूनिट को प्रोप्राइटर के गारंटी पर हम मैक्सिमम 75 लाख और कुल निवेश के यानी जितना उसने लिया उससे 15%, जो ज्यादा होगा उतने पैसे उसको देंगे और ये पैसे भारत सरकार की ओर से इस फंड से जाएंगे। ये ऐड होने के बाद जो एनपीए के नॉर्म्स में जो अकाउंट नहीं बैठ रहा था, उसका रिस्ट्रक्चर हो जाएगा और बंद हुई एमएसएमई चालू हो जाएगी। तो करीब इसका 2 लाख एमएसएमई यूनिट को फिर से शुरू करने में, जो वो विशेष रूप से डिस्ट्रेस में है, उनको इसका फायदा होगा। और ये फंड की आज मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में आज अनलॉक 1 का पहला चरण शुरू हो गया है। कंटेनमेंट क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की वहां अनुमति होगी। शेष गतिविधियां 8 जून से चरणबद्ध तरीके से खोली जाएंगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक नागरिकों द्वारा अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर सामान्य नागरिक परिचालन के लिए आज से कोई अलग अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 8 जून से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए खोलने की भी घोषणा भी कर दी गई है।
होटल, रेस्टोरेंट, अतिथि सेवाएं और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुल सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और धार्मिक सहित अन्य सभी बड़ी सभाएं देश भर में अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन सुनिश्चित कराते हुए अनलॉक व्यवस्था के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी सावधानी और सतर्कता बरतते हुए सभी आर्थिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों का संचालन कराया जाए। बाजारों में भीड़ एकत्रित न होने पाए, इसके लिए उन्होंने पेट्रोलिंग को प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि भारत सरकार के जो अनलॉक 1 के गाइडलाइंस हैं, जिसके आधार पर कल प्रदेश सरकार के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, उन गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस में कई सावधानियां बरती जानी हैं, विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का, फेस मास्क और फेस कवर का, सैनिटाइजेशन और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का, और साथ साथ जहां कोई स्पेसिफाइड जॉब हो, फेस शील्ड और इस तरह की अन्य कार्रवाई भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हालांकि अनलॉक 1 में अब दुकानें और बाजारें काफ़ी जगह खुल रही हैं, लेकिन इनमें जो भीड़ एकत्रित हो रही है वहां सुरक्षा व्यवस्था और पेट्रोलिंग की व्यवस्था अवश्य की जाए। मुख्यमंत्री जी ने हाईवे पर, बाजारों पर, पार्कों पर सघन पेट्रोलिंग का भी निर्देश दिया है। आपको संज्ञान है कि सुबह मंडी और पार्क जल्दी सुबह खुल रहे हैं, 4 बजे मंडी खुल रही है, 5 बजे पार्क खुल रहे हैं, वहां पर भी पेट्रोलिंग करने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्रियाशील करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके लिए ऐसी औद्योगिक इकाइयों की मैपिंग की जाए। उन्होंने आम के निर्यात के संबंध में कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्रियाशील करने की भी एक योजना चालू की जाए। उद्योग विभाग के IIDC साहब को और सभी लोगों को ये निर्देशित किया है कि वो किसी भी सूरत में जो भी उद्योग बंद हो गए हैं उन उद्योगों को तुरंत चालू करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उद्योग विभाग में अब तक हॉटस्पॉट्स एरिया को छोड़कर 3,18,223 लघु, मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योग चालू हो गए हैं, और जो स्मॉल सूक्ष्म श्रेणी के जो है माइक्रो यूनिट्स हैं वो 77,830 औद्योगिक इकाइयों को शुरू कर लिया गया है। इस तरह अब तक प्रदेश में 28,79,000 लोग ऑलरेडी उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 373 नए मामले सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में इस वक्त 3,083 लोग कोरोना संक्रमित हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों लोगों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है और अब तक 4,891 लोग पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर 59.71% है। ये जानकारी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने मीडिया को संबोधित करके दी। कोरोना वायरस के संक्रमण की प्रदेश में स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के 373 नए मामले आए हैं, 373। इस समय तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस 3083 और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 4,891। अब तक संक्रमण से 217 लोगों की मृत्यु हुई है। जो हमारा रिकवरी का परसेंटेज है वो इस समय 59.71% चल रहा है, 59.71%। कल 8,642 सैंपल्स की जांच की गई है। जो हमारी
टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको लगातार एक्सपैंड करने का प्रयास चल रहा है और उसी क्रम में हर जिले में एक एक ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे पास 20 ट्रूनेट मशीनें पहले से आ गई थीं, जिन्हें हमने 20 जनपदों में उपलब्ध कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज स्टेट प्लेन जाकर के 21 और ट्रूनेट मशीन को लेकर आया है, जिसे कल 21 जनपदों में और लगवा दिया जाएगा। बाकी की 34 मशीनें भी अगले 2-3 दिन में प्रदेश में पहुंचने वाली हैं। तो सभी जनपदों में ट्रूनेट मशीन की उपलब्धता हो जाएगी और इससे जो सुदूर के जनपद हैं जहां पर BSL 2 लेवल की लैब नहीं है, वहां पर भी टेस्टिंग स्टार्ट हो सकेगी। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का दौरा आज प्रदेश के संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने किया। उन्होंने कोविड-19 से संबंधित जांच व मरीजों के इलाज के बारे में जानकारी लेने के साथ साथ मेडिकल कॉलेज व जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद कहा कि प्रदेश सरकार पूरी ताकत से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में लोग इमरजेंसी सेवाएं ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लोग टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, जिससे उनका इलाज आसानी से हो सकेगा। कोविड के फैलाव को रोकने के लिए बहुत मेहनत से, बहुत पूरी ताकत से काम किया और आज उसी का नतीजा ये है कि कोविड का फैलाव को उत्तर प्रदेश में हम काफ़ी कुछ मिनिमाइज़ कर पाए। कोविड के साथ साथ हमारी इमरजेंसी सर्विसेज भी चलें और टेलीमेडिसिन के माध्यम से हमारी OPD, जिसको कि अभी तक नहीं चल रही है, वो भी चले। हम ये चाहते हैं कि कोविड भी चले, कोविड के पेशेंट का इलाज प्राथमिकता के आधार पे हो और साथ ही साथ इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रॉपरली चलें और टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो छोटे मोटे लोगों को दिक्कत है, जो बुखार, खांसी, जुकाम वगैरह की, वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से चले। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों का संचालन आज से शुरू हो गया है। निगम 2 चरणों में बसों का संचालन करेगा। पहले चरण में अंतर जनपदीय बसों का संचालन शुरू किया गया है। पहले चरण में टैक्सी, निजी बसें और परिवहन निगम की बसों का संचालन प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने किया। इस मौके पर उन्होंने बसों का निरीक्षण किया, साथ ही यात्रियों को सैनिटाइजर का वितरण भी किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बस अड्डे में बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन यात्रियों के पास सैनिटाइजर नहीं होगा, उनको विभाग के द्वारा सैनिटाइजर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि पहले चरण में सावधानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने बताया कि सेकेंड फेज में अंतर जनपदीय बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सार्वजनिक परिवहन है, उसकी सेवा का आरंभ किया गया है। कोरोना में 2-3 महीने बंद था, लेकिन आज से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें संचालित हो रही हैं, व्यक्तिगत क्षेत्र की बसें संचालित हो रही हैं, टैक्सी सभी प्रकार की टैक्सियां संचालित हो रही हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश में ये संचालन आज से आवागमन का प्रारंभ हुआ है और हमने तय किया है कि जो भी हमारे यहाँ परिवहन निगम में यात्री आएंगे वो सैनिटाइजर लिए हुए होंगे, अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे या फिर हमारा विभाग उनको लगातार सैनिटाइज कराएगा। हमारे कंडक्टर के पास सैनिटाइजर होगा और उसके पास ग्लव्स होगा, स्टेशन पे भी सैनिटाइजर होगा और तमाम प्रकार की जो सावधानियां हैं उनको रखते हुए यहाँ यात्रा का संचालन होगा। उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी यात्रीगण हैं उनसे हमने आह्वान किया है कि वो मास्क लगाकर चलें, बिना मास्क के बस अड्डे में प्रवेश प्रतिबंधित होगा। संत कबीरनगर जिले के घोराव गांव के सशस्त्र सीमा बल के 36 वर्षीय जवान दीपचंद 8 मार्च को छुट्टी लेकर घर आए और 6 अप्रैल को छुट्टी खत्म होने पर फिर आसाम में उनको ज्वाइन करना था। लेकिन इसी बीच पूरे देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी ने अपना प्रभाव डाल दिया। सशस्त्र सीमा बल में सन 2007 में बिहार के अररिया के 28वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल में इन्होंने ज्वाइनिंग की थी। दीपचंद इस समय सोनापुर आसाम में ड्यूटी कर रहे हैं। कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जैसा प्रभावी कदम उठाया। लॉकडाउन के कारण दीपचंद भी अपने घर संत कबीर नगर में ही फंस गए।
कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर दीपचंद ने घर पर बैठना उचित नहीं समझा और एक सैनिक की तरह फिर से लोगों की जान की सुरक्षा के लिए 23 मार्च से अपनी मोटरसाइकिल पर स्पीकर लगाकर दफ्ती पर स्लोगन कोई भी रोड पर ना निकले आदि लिखकर गांव, चौक, चौराहे, खेत खलिहान और बाजारों में लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़े। सैनिक के इस कार्य में उनके परिवार के लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। सैनिक की पत्नी और बहन घर पर मास्क बनाकर देती है और दीपचंद लोगों में मास्क वितरित करते हैं। इस कार्य को देखकर लोग सैनिक के हौसले व जज्बे को सलाम करते हैं। यही नहीं, दीपचंद अपने गांव व आसपास के क्षेत्रों में पिट्ठू मशीन की सहायता से लोगों के घरों में सैनिटाइजेशन का भी काम करते हैं। मेहनत कर रहा है और सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इन्होंने ठाना कि हम इस महामारी से लोगों को बचाना है और ये निकल पड़े अपनी मोटरसाइकिल लेके पैदल गांव-गांव जाकर के लोगों को कोरोना से होने वाली हानि के बारे में इन्होंने बताया, लोगों को जागरूक किया, मास्क का वितरण किया और पीठ पे जो है वो लाद करके अपना नालियों की सफाई तक भी की। तो इनके जो है काम से सभी लोग बहुत ही खुश हैं और लोगों में जागरूकता भी फैली है। इनसे युवा पीढ़ी को एक अच्छी प्रेरणा लेनी चाहिए। कितने लोग हैं ये सोचते हैं कि देश की सेवा केवल बॉर्डर पे ही जाके की जा सकती है। मेरा कहना है कि देश की सेवा घर पर घर रहकर ही की जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि हम बॉर्डर पे हों तभी देश की सेवा हो सकती है। एक भैया जी जो दीपचंद निगम है, घोरा गांव के निवासी, वो एक अच्छे सैनिक का फर्ज पूरा कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आसाम में एसएसबी में कार्यरत हूँ। मैं 8 मार्च को छुट्टी आया था और उसके बाद देखा कोरोना महामारी की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी और इसके लिए मैंने सोचा जनता को जागरूक किया जाए और सरकार की बात लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मैंने 10 मार्च से ही पैदल चल के गाँव में अपने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। लोगों को बताया कि मतलब मास्क लगाएं, साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं, अपने मुंह को रुमाल, गमछा या मास्क से ढकें, बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें। एनटीपीसी ऊंचाहार ने स्वच्छता पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्मचारियों को शपथ दिलाई। समूह के महाप्रबंधक भोलानाथ के नेतृत्व में वृक्षारोपण कर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया गया। एनटीपीसी में सेवारत सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने कहा कि लोग अपने आसपास भी साफ सफाई रखें। एनटीपीसी के आसपास के गाँव में ब्लीचिंग पाउडर, साबुन, मास्क का वितरण किया गया और गाँव में कीटनाशक का छिड़काव भी किया गया। कोविड-19 में चल रहे लॉकडाउन के चलते गांव में पहुंचे भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों के सामने उत्पन्न हुई रोजी रोटी की समस्या काफी हद तक मनरेगा योजना से सुधारने में मदद मिल रही है। बहराइच में मनरेगा से जहां प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़कर काम दिया जा रहा है, वहीं गांव में युद्ध स्तर पर चल रहे विकास कार्यों से सड़कों, तालाबों का जीर्णोद्धार कराकर दशा सुधारने में बल मिल रहा है। जिले में मनरेगा योजना में काम मिलने से मजदूर बहुत खुश हैं और वे सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। ग्राम जतौरा का रहने वाला हूँ। मैं बाहर से आया हूँ, फिर इसके बाद में प्रधान जी के पास गया, ग्राम प्रधान जी के पास जतौरा में, और उनसे हमने कहा प्रधान जी से कोई काम वाम दीजिए, तो उन्होंने मुझे मजदूरी दिया, नरेगा में काम दिया और मैं काम कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को लाख लाख बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ मनरेगा के तहत तालाब खुदाई का काम शुरू है। जो बाहर से श्रमिक आए हैं और रजिस्टर्ड श्रमिक हैं जो हमारे यहाँ मनरेगा से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 चकमार्ग की सड़क पट चुकी है। तीसरा काम तालाब की खुदाई सुंदरीकरण हो रहा है। लॉकडाउन में दूरदराज के क्षेत्रों में फंसे प्रवासी मजदूरों का बिजनौर में आने का सिलसिला जारी है। प्रशासन की मदद से सभी प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की सहूलियत के बाद उन्हें अपने वतन भेजने की कवायद अमल में लाई जा रही है। बिजनौर जिले में राजकीय छात्रावास में रोजाना सैकड़ों प्रवासी मजदूर बिजनौर आ रहे हैं, जिनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा प्रशासन ने उठा रखा है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर भेजने पर मजदूरों ने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है। मैं हरिद्वार से आया हूँ। मैं मजदूरी करता था रोज। सब सुविधा उपलब्ध है। लॉकडाउन के वजह से वहाँ फंसे हुए पूरी तरह से, तो मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं। यहाँ की शासन अभी सुविधा कर रही है। हो सकता है आज रात में गाड़ी वाड़ी कुछ कर दे। हरिद्वार से आए और लॉकडाउन में फंस गए। परिवार सहित थे, रोज तो कमाते थे, खाते थे, परेशानी उठाते थे, इसलिए फिर अपना चले आए। प्रशासन अब यहाँ आ गए तो हमारी
देखभाल करती, हमारी गाड़ी वाहन को वो लगाती थी, घर आए जाने की व्यवस्था कर रही है। लॉकडाउन के हालातों ने हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर रहना सिखा दिया है। इसी के चलते उन्नाव के सिटी मजिस्ट्रेट चंदन कुमार पटेल ने लोगों की पड़ चुकी आदत को देखते हुए अब एक गली की दुकान ऐप का निर्माण किया है। गौरतलब हो कि सूबे में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उठाया गया यह नायाब कदम है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मीडिया के सामने इस ऐप का उद्घाटन किया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि जनता को राशन और किराने का सामान खरीदने के लिए अब दुकानों पर भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। जनता इस ऐप में उनके घर के आसपास की रजिस्टर की हुई दुकानों से घर बैठकर नेट के माध्यम से खरीदारी करेंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो होगा ही, साथ ही अनावश्यक रूप से भीड़ से बचने की सहूलियत भी उन्नाव की जनता को मिलेगी। विभिन्न फेजेस में लॉकडाउन जनपद में किया गया था और उस दौरान हम लोगों ने लॉकडाउन के प्रथम दिवस से ही होम डिलीवरी की व्यवस्था कराई थी। उसी दौरान ये आवश्यकता महसूस हुई कि लोगों को घर बैठे अपना सामान कैसे मिले। अगर ये ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, कोई ऐप डेवलप कर दिया जाए तो लोगों को घर बैठे सामान उपलब्ध हो जाएगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी और लोगों को एक सुविधा भी प्राप्त होगी। लगभग 8 तरीके की वस्तुओं का इसमें डाला गया है और इसके बाद जैसे जैसे लगेगा कि इसमें अन्य चीज़ें जोड़ी जाएं, वो भी जोड़ी जाएंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं लोगों को इस ऐप के माध्यम से प्राप्त हो सके। ये ऐप निश्चित रूप से न केवल ये लॉकडाउन अवधि में बल्कि इसके पश्चात भी लोगों को बहुत ही मदद करेगा। कोरोना वायरस के कारण सई नदी के किनारे बसे गांव बरगावा में मजदूरों की उपलब्धता से नदी के किनारों की सिल्ट की खुदाई सफाई कर उसको पुराने स्वरूप में लाने के साथ साथ जल संरक्षण को प्रभावी बनाने का कार्य मनरेगा में चल रहा है। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि ब्लॉक टड़ियावा के इस गांव में खुदाई के काम में लगे कुछ प्रवासी मजदूर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और मुंबई से भी हरदोई आए हैं और बड़ी संख्या में बेरोजगार महिला श्रमिक भी हैं। इन श्रमिकों को रोजी रोटी की समस्या थी, जिसे भारत सरकार के मनरेगा में मजदूरी देने के निर्णय ने हल कर दिया है। वहीं मनरेगा आयुक्त ने बताया कि हरदोई जनपद में लगभग 6000 श्रमिक प्रतिदिन सई नदी के दोनों ओर खुदाई का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नदी के जल संरक्षण और जल संचयन के सामाजिक कार्य में भी ये श्रमिक अपने ही गांव में योगदान दे रहे हैं। गांव में मजदूर मोदी सरकार को खाने के लिए समय मिल रहे मुफ्त चावल, चने की दाल और रोजगार के साथ मजदूरी सीधे उनके बैंक खाते में जाने के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए काम पर लगाया गया है। मजदूरों के पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है। मैं बाहर दिल्ली में काम करता था, वहाँ लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग गांव में आए। गांव में हमें प्रधान जी ने काम दिया, हम लोग यहाँ नरेगा में काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाहर से आया हूँ, यहाँ बरगामा में मुझे काम मिल गया है तो लॉकडाउन में, तो राशन भी मिल रहा है, सब काम बराबर हो रहा है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। बरगामा से रहते हैं, यहाँ रोजगार चल रहा है नरेगा। वहाँ प्रधानमंत्री ने हमको काम दिया रोजगार, बाहर से आए दिल्ली से, यहाँ पे बरगामा में रहते हैं। बरगामा में नरेगा चलता हुआ है। प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हरदोई में प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा से जोड़ के बहुत तेज़ी से काम बढ़ाया जा रहा है। लगभग सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा संबंधी काम शुरू हो गए हैं। इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी हो रही है। खासकर जल संसाधन के कामों जैसे सई नदी जो हमारे जनपद के 12 ब्लॉकों से होकर गुजरती है, उसके ऊपर हर गांव में तेज़ी से काम कराया जा रहा है। कोशिश यही करी जा रही है कि बारिश आने से पहले सई नदी के काम का तेज़ी से काम हो, जिससे बारिश के समय पे ये नदी जो है पुनर्जीवित होकर एक नए रूप में है सभी जनपद वासियों के सामने है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसले पर लगाई मुहर। खरीफ की 14 फसलों पर कुल लागत का 1.5 गुना से अधिक समर्थन मूल्य दिए जाने की मंजूरी। एमएसएमई सेक्टर को 20,000 करोड़ रुपए के लोन पर भी लगी मुहर।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में आज से अनलॉक 1.0 का पहला चरण शुरू। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ गतिविधियों में होगी अनुमति। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा, अब तक 4,891 लोग हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर हुई 59.71%। और प्रदेश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ दी कई छूट। राज्य सड़क परिवहन निगम ने आज से पूरे प्रदेश में बसों का संचालन सामान्य रूप से किया शुरू। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।